नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 15वें पाठ नीलकंठ के शेष अंश का अध्ययन करेंगे। नीलकंठ किसका नाम था? मोर का नाम था, जिसे महादेवी वर्मा घर लेके आई थी पालने के लिए, और वह उनके घर में और कई पक्षियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ रह रहा था, और वह बड़ा हो चुका था और किस किस तरह से क्या क्या वहाँ हरकतें करता था, इन सब का चित्रण हम देख रहे हैं, इन सब का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो उस दिन अंत में हमने पढ़ा था कि एक दिन सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। मतलब जिस जाली में, जो एक बड़ी सी जाली घर में बना रखी थी महादेवी वर्मा ने, जिसमें सभी जीव जंतु और पक्षी रहते थे, एक दिन न जाने कहाँ से सांप उसमें घुस गया। तो सभी जीव जंतु, सभी पक्षी उसे देख देख के भागने लगे इधर उधर, लेकिन एक बच्चा जो था, खरगोश शिशु, वह उसकी पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। सांप ने खरगोश को निगलने का प्रयास किया। ये भी अच्छा हुआ कि उसने उसको पीछे से पकड़ा था। अगर आगे से पकड़ा होता तो आवाज़ भी नहीं आती, मतलब आवाज़ भी नहीं कर सकता था खरगोश, लेकिन उसने पीछे से उसे पकड़ा था। तो आधा पिछला शरीर जो था खरगोश का, वह तो उसने शरीर में, उसका वह शरीर तो उसने मुंह में दबा रखा था, और शेष आधा जो बाहर था खरगोश का मुंह, उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। क्योंकि एक तो वह शिशु था, एक अंदर से आधा दबा हुआ था, तो डर के मारे घिघी बन जाती है व्यक्ति की भी बन जाती, तो वो एक छोटा सा शिशु था, तो उसका चींची स्वर इतना तेज नहीं निकला। लेकिन नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। लेकिन नीलकंठ जो मोर था, वह ऊपर झूले में सो रहा था, लेकिन उसके कान बड़े चौकन्ने थे, है ना। उससे सबकी बड़ी चिंता रहती थी, सबकी देखभाल करता था, सबका संरक्षक बना हुआ था। तो उसके चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। मतलब वो भली आवाज़ धीमी धीमी निकली उसके मुंह से, लेकिन वो जो पीड़ा या दर्द से भरी हुई थी, व्यथा माने दुख से, दर्द से भरी हुई थी, क्योंकि वह जान रहा था कि वह सांप का आहार बनने जा रहा है या सांप उसे खा जाएगा। तो इस पीड़ा वाले स्वर में वह चींची कर रहा था कि उस मोर ने उसकी व्यथा को पहचाना, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया, और वह अपने पूंछ और पंखों को समेटकर एक सेकंड में, एक पल भर में, एक झपट्टे में नीचे उतर आया झूले से। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। वह नीचे आ गया और उसने जो भी वस्तु स्थिति देखी कि सांप के मुंह में खरगोश को देखा, तो उसने अपनी सहज चेतना से, मतलब अपनी सहज बुद्धि से उसे ये समझ में आ गया कि अगर सांप के फन पर वो चोंच मारेगा तो खरगोश घायल हो सकता है, क्योंकि फन जो मुंह था पास में, उसमें खरगोश था। तो उसने ये सोचा कि भी कहाँ चोट करे, कि सांप के अगर फन पर चोंच मारूंगा तो खरगोश को चोट लग सकती है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया। तो फन के पास थोड़ी सी जहाँ नीचे गर्दन थी, वहाँ से उसने उसको पंजों से दबाया, और फिर चोंच से उस जगह पर इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। और फिर चोंच से उसने उसको चोटिल किया, चोंच से प्रहार किए कि वह सांप अपने आप ही अधमरा हो गया। और उसकी जैसे ही पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। और जैसे ही सांप चोटिल हुआ और उसकी पकड़ ढीली पड़ी कि खरगोश उसके मुंह से निकल गया, लेकिन निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट माने इतनी देर डर के मारे, घबराहट के मारे और सांप के मुंह में दबे होने के मारे वह निश्चेष्ट सा हो गया। मतलब उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, जैसे वो एकदम बेहोश या मुर्दे जैसा अधमरी हालत में हो गया। निश्चेष्ट, उसमें कोई चेष्टा नहीं हो रही थी, ऐसा लगा जैसे वो मर ही गया। मरा तो नहीं, लेकिन एकदम से वो घबराहट और डर के मारे सुन्न पड़ गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। अब जब नीलकंठ खुद उसके पास था तो राधा ने उसको सहायता देने की जरूरत नहीं समझी कि भी मैं वहाँ जाऊँ और कुछ करूँ, लेकिन उसने अपनी मंद केका, मोर के स्वर को केका बोलते हैं, मोर जिस स्वर में बोलता है ना, आवाज़ करता है, आपने कभी सुनी होगी, तो उस स्वर के लिए केका शब्द उपयोग में लिया गया है कि अपनी मंद स्वर केका, है ना। जैसे चिड़िया चहकती है, सभी पक्षी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, तो वो मोर की जो भाषा थी उसके लिए केका शब्द बोला गया है, कहा गया है।
तो अपनी मंद के का मतलब अपने धीमे स्वर में उसने किसी असामान्य घटना की सूचना की। कोई असामान्य घटना हो गई है। हमेशा की तरह साधारण जो घटनाएं होती रहती है कि जो पक्षी थे वो खेलते रहते थे या भागते रहते थे, दाना चुगते थे, मस्ती करते थे, ये नहीं, कुछ असामान्य घटना हो गई और उसे सब और उसने प्रसारित कर दी। इस तरह का उसने स्वर निकाला जिससे सबको लग गया कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। प्रसारित कर दी मैंने फैला दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। सबसे पहले माली वहां पहुंचा, फिर हम सब भी पहुंच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया। तो नीलकंठ ने पहले तो उस पर प्रहार किया और उसके बाद उसके टुकड़े कर दिए। तो जब सांप के 2 खंड हो गए, 2 टुकड़े हो गए, तब वह उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, क्योंकि डर के मारे वह इतना बेजान सा हो गया था, इतना डर गया था वह कि जैसे जान ही निकल गई थी। तो रात भर उसने अपने पंखों के नीचे उसे दबाए रखा, पंखों के नीचे उसे छुपाए रखा और अपने पंखों की गर्माहट, उष्णता माने गर्माहट देता रहा ताकि उसकी चेतना लौट सके, उसके जान में जान आए और उसका डर निकल सके और वह नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय, कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव के पुत्र। तो लेखिका कह रही है कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध के वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह आज उस पक्षी का रूप और स्वभाव देख करके समझ में आ जाता है कि उसका रूप कितना सुंदर था और उसका स्वभाव कितना कोमल था कि वह सबके प्रति दया और उदारता से प्रेरित होकर उनकी रक्षा के लिए सहज ही भाग जाता था। तो इसलिए कार्तिकेय ने उसे अपना वाहन बनाया। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। कि मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, वीर है, वीर होने की वजह से वो हिंसक नहीं है। हिंसा की तो जब आवश्यकता पड़ती तब वह करता है। बाकी वह कला प्रिय है, सौंदर्य प्रिय है, नृत्य करता है, वह सुंदर आवाज में बोलता है ना, तो वह कला प्रिय है और वीर पक्षी है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हिंसक तो है वह थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उन हिंसक पक्षी जैसे बाज और चील जैसे हिंसक पक्षी होते हैं जिनमें बिल्कुल भी दया भाव नहीं होता, वे सिर्फ केवल मतलब पक्षियों का शिकार करते हैं अपने खाने के लिए, या जो भी पक्षी उन्हें दिख जाएगा वे उन्हें मार डालेंगे। लेकिन मोर उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है, क्योंकि चील और बाज जो है उनका जीवन ही केवल ये क्रूर कर्म ही करने के लिए है कि वे पक्षियों को मार डालते हैं। लेकिन मोर ऐसा नहीं करता है। विशेष परिस्थिति में ही वह किसी को चोट पहुंचाता है या उसकी जान लेता है, जैसे कि उसने अभी सांप की जान ली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्रूर कर्म, क्रूर मने बहुत निर्दयतापूर्वक कर्म मने कार्य। तो बाज और चील का ये निर्दयतापूर्वक कार्य है कि वह पक्षियों की जान ले लेते हैं, उनका वध कर देते हैं, हिंसा करते हैं। लेकिन मोर ऐसा हिंसक पक्षी नहीं है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। नीलकंठ में जो उसकी जातिगत विशेषताएं थी वे तो थी ही और उनका मानवीकरण भी हो गया था। मतलब उसमें मानवता वाली भावनाएं भी थी। उसकी जो विशेषताएं थी उनका मानवीकरण हो गया था। मतलब मनुष्य की तरह वह व्यवहार में अच्छी भावनाओं से प्रेरित होता था। मेघों की सांवली छाया में उस अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। मेघों की सांवली छाया, मेघ मने बादल। तो जब बादल आकाश में मंडराते हैं या बादल आकाश में छा जाते हैं तो कैसा लगता है? सांवली छाया, जैसे काले काले मेघ होते हैं। तो जैसे मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को, उसके जो पंख जिसमें सारे रंग थे इतने सुंदर लगते थे, तो इन्हें इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंख कहा है कि उन पंखों को वह मंडलाकार बनाकर मतलब गोलाकार बनाकर वह फैला लेता था उन पंखों को। और जब वह नाचता था तब उस नृत्य में, तब उस नाच में एक सहज ही लय ताल रहता था। एक सहज ही लय और ताल, है ना, संगीत में लय ताल रहता था। ऐसा वो नृत्य करता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। वह चारों तरफ घूमता था, आगे पीछे दाएं बाएं, और ऐसे क्रम में घूमकर वह जैसे किसी अलक्ष्य सम पर, जबकि वह दिखाई नहीं देता था, न वह समझता था, लेकिन अपने आप वह घूम फिर करके या नाच करके, नाचता हुआ आगे पीछे दाएं बाएं घूमता हुआ एक सम पर आकर के उसकी चाल रुक जाती थी, उसकी ताल रुक जाती थी, ठहर ठहर जाता था। ठीक है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। नीलकंठ जिस तरह से नाचता था वैसे राधा तो नहीं नाच पाती थी या नहीं नाच सकती थी, लेकिन फिर भी उसके नृत्य में और उसकी गति में एक छंद रहता था। मतलब उसकी गति और नृत्य में सुर ताल जरूर रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई
बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। जब नीलकंठ नृत्य में मग्न होता था, वह नाचता रहता था, तब वह राधा भी उसके दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई, मतलब दाहिनी ओर से छूते हुए उसको बाईं ओर निकल जाती थी और फिर बाईं ओर से घूमते हुए दाहिनी ओर निकल जाती थी। इस तरह से वह उसकी परिक्रमा करती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। तो इस तरह से वह उसके चारों ओर घूमती थी, लेकिन वह घूमना भी जैसे मोर के नृत्य का पूरक था, उसके नृत्य को पूर्णता प्रदान करता था और इसमें उसके ताल का भी परिचय मिलता था कि किस तरह से ताल और लय से वह उसके चारों ओर परिक्रमा करती थी। परिक्रमा माने चारों ओर घूमना। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति के चारों तरफ घूमते हैं ना, परिक्रमा लगाते हैं आप 3, 4, 5 वगैरह, वैसे ही उसे ही परिक्रमा कहते हैं। तो वह मोर के चारों ओर घूम जाती थी। ठीक है। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। महादेवी वर्मा कह रही है कि नीलकंठ ने पता नहीं मुझे कि उसने कैसे समझ लिया कि मुझे उसका नृत्य बहुत भाता है या बहुत अच्छा लगता है। भाता है माने अच्छा लगना, यह तो नहीं बताया जा सकता। यह तो लेखिका नहीं कह सकती कि उसे कब और कैसे पता चला कि मुझे उसका नृत्य बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अचानक एक दिन जब वे झाली घर के पास पहुंची तो वह अपने झूले से, ज़्यादातर वह झूले पर ही बैठा रहता था या सोया रहता था, तो वह अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, चित्र में उसके खुले हुए पंख, इसी को बोलते हैं मंडलाकार। तो वह अपने पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाते की तरह उन पंखों को तान करके नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। नृत्य की भंगिमा माने नृत्य की मुद्रा। जैसे नाचने के लिए जिस तरह से हम तैयार होते हैं, तैयार खड़े होते हैं, वैसे ही मोर नाचता है तो उसके पंख फैल जाते हैं। तो इस भंगिमा में वह खड़ा हो गया, जैसे उसे पता था कि महादेवी वर्मा को मेरी ये छवि, मेरा ये अंदाज या मेरा नाचना पसंद आएगा। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई और यह नृत्य भंगिमा, नृत्य की यह भंगिमा, उसके नाचने की यह भंगिमा, यह अदा, यह अंदाज रोज का क्रम बन गया। मतलब जब भी महादेवी वर्मा उसके सामने जाती या जाली घर के समक्ष जाके खड़ी होती और वह इसी तरह से अपने पंखों को फैला करके नाचने की मुद्रा में खड़ा हो जाता था, जैसे महादेवी वर्मा को खुश करने के लिए। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। लेखिका कह रही है कि प्रायः मतलब अधिकांशतः या अक्सर उनके साथ कोई न कोई देशी विदेशी मेहमान भी, अतिथि भी, मेहमान भी वहाँ पहुँच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। तो लेखिका के साथ कोई मेहमान होता था तब भी नीलकंठ इसी तरह से मंडलाकार रूप में अपने पंखों को फैला करके खड़ा हो जाता था। तो उसकी इस मुद्रा को वे अपने प्रति सम्मान समझते थे। देखो एक पक्षी था, उसमें भी कितनी विवेक और कितनी बुद्धि थी, कितनी समझ थी कि महादेवी वर्मा और उनके साथ और भी कोई होता था तो वह हमेशा इसी रूप में आकर के खड़ा हो जाता था। तो आने वाले मेहमानों को लगता कि जैसे वह उन्हें सम्मान दे रहा है, उनका अभिवादन कर रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आते हैं और आप नमस्ते करते हैं, मम्मी पापा के मित्र या कोई भी अतिथि घर में आता है, रिश्तेदार आते हैं तो आप उन्हें नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वैसे ही वह मोर जब उनके सामने खड़ा हो जाता था तो वह उन्हें ऐसा लगता है कि वह उन्हें सम्मान व्यक्त कर रहा है उनके प्रति और वे विस्मयाभिभूत हो उठते थे। जो अतिथि आता था वह विस्मयाभिभूत हो उठता था। विस्मयाभिभूत, इसका संधि विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है विस्मय धन अभिभूत। विस्मय का ये और अभिभूत का ए मिलकर के हुआ विस्मयाभिभूत। विस्मय माने आश्चर्य से और अभिभूत हो उठना माने प्रसन्न होना, हृदय में गदगद होना, भाव विभोर होना। कि जब एक पक्षी की तरफ से वे इस तरह का सम्मानपूर्वक मुद्रा देखते तो वे बड़े आश्चर्यचकित होते और खुश भी हो जाते। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। तो जो विदेशी महिलाएं उनके साथ अतिथि के रूप में आती थी तो उन्होंने उसे परफेक्ट जेंटलमैन, परफेक्ट माने एकदम पूर्ण रूप से सभ्य व्यक्ति की उपाधि दे डाली। पूर्ण रूप से सभ्य व्यक्ति मतलब जिसमें कोई कमी नहीं, ऐसी उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे।
तो लेखिका कह रही कि जिस नुकीली और पैनी चोंच से, जो उसकी चोंच इतनी पैनी नुकीली थी, उससे वह उस भयंकर विषधर मैंने सांप को खंड खंड कर सकता था, उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। ऐसी नुकीली चोंच से लेखिका की हथेली पर रखे हुए भुने चनों को वो इतनी कोमलता से और इतनी नजाकत से उठाता था, हौले हौले मैंने इतने धीरे धीरे उठाता था कि सोच नहीं सकते कि उसकी चोंच इतनी नुकीली है। मतलब पक्षी में भी कितनी समझ है कि उनके हाथों में चोट न पहुंचे, इस तरह से वह बड़े ही कोमलता से और बड़े ही धीरे से दाने उठाता था। और इसी चोंच से वह खरगोश को कान से पकड़ करके ऐसा लटकाता था कि कान में छेद हो जाते थे, और इसी चोंच से उसने सांप के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। तो लेखिका को हंसी आती थी उसके इस अंदाज पर, और विस्मय भी होता था और आश्चर्य भी होता था कि वह किस तरह से ऐसे कर पाता है। फलों के वृक्षों से, फलों के पेड़ से ज़्यादा उसे पुष्पित फूलों और पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। मतलब उसे फलदार पेड़ों से ज़्यादा केवल पत्तेदार जो और फूल जिन पे होते थे ऐसे पेड़ों से अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब झाली घर में वह इतना अस्थिर उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। मतलब उसे जो अच्छा लगता था दृश्य, या जो जैसा प्राकृतिक वातावरण उसे अच्छा लगता था, ऐसा वातावरण आ जाता, ऐसा वातावरण हो जाता, तब उस अपने जो घर था, उसका जो जाली घर था, उसमें वह चंचल हो उठता था। जब आम के वृक्ष पर सुनहरी मंजरियां आ जाती थी और अशोक नए नए लाल पत्तों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना इतना चंचल हो जाता, स्थिर नहीं रह पाता था, बेचैन हो जाता या व्यग्र हो जाता। तब महादेवी वर्मा उसकी मन स्थिति को समझकर उसे बाहर छोड़ देती थी, ताकि वह उन वृक्षों के आसपास घूमता हुआ अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर सके और प्रसन्न हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे है, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। तो नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु जो उनके प्रिय लगती थी वह तो वर्षा ही थी। मोरों को वर्षा ऋतु ही प्रिय होती है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। मेघ माने बादल जब उमड़ते थे तब उमड़ते थे, लेकिन उनके उमड़ आने से पहले ही वे अपनी सहज चेतना से हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। सजल माने जल सहित आहट, आहट माने उन्हें महसूस हो जाता था कि बरसात आने वाली है। कोई आता है तो हमें पदचाप से या एहसास हो जाता ना, तो वैसी बादलों की आहट भी उन्हें मिल जाती थी। ऐसा वातावरण नम या आर्द्र हो जाता था कि उन्हें पता चल जाता था कि अब मेघ बरसने वाले हैं। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। और तब उनकी मंद केका, उनकी जो ध्वनि होती थी, उनकी जो पुकार होती थी, उसकी गूंज अनुगूंज, वे जिस भी स्वर में पुकारते थे वह आवाज़ और वापस प्रतिध्वनित होकर आती, और वह तीव्र से तीव्रतर होती जाती। पहले धीमी आवाज़ में होती थी तो उसके बाद वह और तीव्र तीव्र होती जाती थी, और ऐसा लगता था जैसे वे उन बूंदों का स्वागत करने के लिए सीढ़ियाँ तैयार कर रही हैं। सोपान पंक्ति माने सीढ़ियों की पंक्ति, जैसे सीढ़ियाँ एक के बाद एक ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, वैसे उनकी आवाज़ तीव्र से तीव्रतर होती जाती। जैसे बादल बरसने वाले हैं तो वे उन बूंदों का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का प्रारंभ होता। मेघ के गर्जन के ताल, मेघ जैसे गरजता था उसके ताल पर ही उसका नृत्य शुरू होता था, और वह बड़ा तन्मय होकर के डूब करके नृत्य करता था। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। ठीक है, तो मेघ की गर्जना की ताल पर तो उसका नृत्य शुरू हो जाता, और जैसे जैसे मेघ ज़्यादा अधिक तेज गरजते, मतलब बादलों की गरजना जैसे जैसे बढ़ती जाती, बिजली जैसे जैसे चमकती जाती, और बूंदों की जो रिमझिम होती वह जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ का नृत्य भी वैसे ही गति पकड़ता जाता, उसके नृत्य का वेग भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता। मतलब जैसे उसको ताल मिल रही है और वो खुश होकर के अपने नृत्य को तेज कर देता था, तीव्र कर देता था। पहले धीरे धीरे नाचता था और फिर तेजी से नाचने लगता था। और उसकी केका का और उसका जो स्वर होता था वह मंद्र से मंद्रतर, मतलब वो धीमे और गंभीर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता, और जब वर्षा रुक जाती तो वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे की तरफ वाला बायां पंख फैला करके उसको सुखाता, क्योंकि पंख भीग जाते थे, है ना, बारिश में वो नाचता रहता था और सारे पंख भीग जाते थे। तो जब वर्षा रुकती तो उन दोनों को फैला करके सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते।
कभी कभी वे दोनों मतलब राधा और नीलकंठ एक दूसरे के पंखों से जो वे बूंदें टपकती थी, बारिश वाली बूंदें जब टपकती थी तो वे दोनों एक दूसरे की पंखों की बूंदों को अपनी चोंच से पीते और पंखों का गीलापन दूर करते रहते। जैसे वो बूंदों को पीते रहते हैं, चूने वाली बूंदों को, ताकि पंख सूखते रहे धीरे धीरे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। तो महादेवी वर्मा उन दोनों की इतनी सुंदर कहानी, जिनमें दोनों का इतना मेल झोल, मेल मिला, प्रेम था और इतने खुश थे वे दोनों, ऐसी आनंदोत्सव की, ऐसा आनंद और उत्सव जैसा उनका जो जीवन चल रहा था, उस रागिनी में जैसे आनंद और उत्सव की रागिनी वे गा रहे थे, उस रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, कैसे वह रागिनी भंग हो गई और बिना उनसे मेल करता हुआ स्वर कैसे शामिल हो गया, यह भी एक करुण कथा है। करुण मने हमारे अंदर पीड़ा और दया या दर्द पैदा करने वाली एक कहानी है, जिसे महादेवी वर्मा बता रही है कि दोनों कितने आनंद से उत्सव जैसा जीवन बिता रहे थे, जी रहे थे, कि अचानक उनकी रागिनी भंग हो गई। कैसे, देखिए आगे। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। नखास कोना वही स्थान है जहाँ उन बड़े मियाँ की दुकान थी, जहाँ वह पक्षियों को बेचता था, पक्षियों के बच्चों को बेचता था। तो किसी कार्य से लेखिका निकली तो उस रास्ते से ही निकलना हुआ उनका, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। वो बड़े मियाँ जो थे वो गाड़ी को पहचानते थे उनकी, तो जैसे किसी काम से उनका उधर से निकलना हुआ नखास कोने से, कि उन बड़े मियाँ ने गाड़ी रोक दी। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। इस बार उनका कोई इरादा नहीं था पक्षी खरीदने का, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि मैं किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, और ऐसा संकल्प करके, ऐसा निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके उन्होंने केवल बड़ी मियाँ की जो घनी दाढ़ी थी और सफ़ेद डोरे से जो कान में उनकी ऐनक बंधी हुई थी, है ना, कई जने अपने ऐनक अपनी आंखों पे तो चढ़ाए रखते, लेकिन उसको सुरक्षा की दृष्टि से उसको डोरे से बांधकर कान में भी डोरा लटका देते हैं। तो लेखिका ने उसकी दाढ़ी और कान में बंधी ऐनक को देखा, अपने ध्यान का केंद्र बना, उसी तरफ ध्यान रखा। उन्होंने पक्षियों की तरफ, दुकान की तरफ देखा ही नहीं, लेकिन बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। लेकिन बड़े मियाँ को देखते हुए उनके पैरों के पास जो एक मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था, मतलब उसे वह न देखे ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जिस व्यक्ति को देख रही है उसके आसपास कोई चीज़ होगी तो उधर भी ध्यान जाएगा ही जाएगा, इसलिए वह उसे न देखना चाहते हुए भी मोरनी को उन्होंने देख लिया। मोरनी राधा के समान ही थी, दिखने में वह राधा के समान ही थी, क्योंकि मोरनी थी वह भी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। उसकी पंजे की जो उंगलियां थी वे टूटी हुई थी, और इस वजह से उन्हें मूंज से मने जो सूतली या डोरी होती है उससे बांध रखा था उन दोनों पंजों को, तो वे टूट करके इस प्रकार इकट्ठी हो गई थी, लटकती हुई ऐसे एक साथ हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। एक आध उंगली टूटी होती तो वह खड़े होने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन सारी उंगलियां टूट करके इकट्ठी पड़ी थी और वे धागे से या सूतली से बंधी हुई थी, तो मतलब वह खड़े होने में अक्षम थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि बड़े मियाँ बोलना शुरू करते थे तो रुकते ही नहीं थे, जब सामने वाला रोकता तो वे रुकते, तो उनकी भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है, ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। वह जानता था कि महादेवी वर्मा खरीद ही लेगी, इसीलिए तो उसने रोका कि इस मोरनी को मैं निकालूं, बेच दूं। तो उसने कहा देखिए गुरुजी, वह उसकी शिकायत करने लगा उस शिकारी की, चिड़ी मार की, कि उसने बेचारी का क्या हाल किया है, ऐसे भी कोई चिड़िया पकड़ी जाती है कि उसके टांगी तोड़ दी जाए। आप अगर न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, लेकिन अब आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने के लिए कैसे कहूँ, क्योंकि मैं आपको एकदम सही सलामत अवस्था में नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं खुलकर तो कैसे कहूँ कि आप इस मोरनी को भी ले लो जो अधमरी हालत में है। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। सारांश मैंने उसने जो कुछ भी कहा, कुल मिलाकर लेखिका को खरीदने का इरादा तो नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने बात कही और जिस तरह से उन्होंने मोरनी को देखा तो उनका दिल पिघल गया, और 7 रुपये देकर वह उस मोरनी को अपनी सीट पर रखवाकर घर ले आई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। अस्पताल इसलिए बना क्योंकि वह घायल अवस्था में थी और उसकी चिकित्सा, उसका इलाज उस कमरे में होने लगा। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई।
उसके पंजे की मरहम पट्टी की जाने लगी और उसकी अच्छी सी देखभाल की जाने लगी तो महीने भर में वह ठीक हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। उंगलियां पहले जैसी सीधी तो नहीं हो पाई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ही रही, लेकिन वह उन पंजों पर डगमगाती हुई सी चलने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी चाल और सही हो ही गई हो गई। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। तब उसे जाली घर में पहुंचाया, मतलब जब वह ठीक हो गई तो उसे अपने कमरे से निकालकर उस जाली घर में पहुंचाया जहाँ सभी पक्षी थे, जहाँ सभी पक्षियों का निवास था, और उसका नाम क्या रखा? कुब्जा, क्योंकि उसके अंग टेढ़े मेढ़े थे, शायद इसलिए लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रख दिया। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी निकला। कुब्जा मतलब उसका स्वभाव भी टेढ़ा मेढ़ा था, कोई प्रेम से या साधारण पक्षियों की जैसा साधारण या सहज स्वभाव नहीं था, तो वह कुब्जा ही प्रमाणित हुई। जैसे कि कुब्जा थी जलने भूलने वाली, ईर्ष्या रखने वाली। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। वह मोर थी और मोर प्रजाति के दो पक्षी जब उसने अंदर देखे और वे दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे, तो अब वे उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। सर पे जो कलगी होती है उसने चोंच से मार मार कर उस राधा की कलगी नोच डाली, उसके पंख भी नोच डाले। तो बेचारी राधा कितनी सीधी सादी थी कि उसने कुछ विरोध भी नहीं किया उसका शायद, या वह इतनी तेज थी कि उसने उसकी कलगी भी नोच ली और पंख भी नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। अब यह मुश्किल यह थी कि राधा और नीलकंठ तो साथ साथ रहते थे और कुब्जा उन दोनों को साथ देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक समस्या यह थी कि नीलकंठ भी उसको पसंद नहीं करता था। अगर नीलकंठ पसंद करता तो उसे राधा को परेशान करने या प्रहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि नीलकंठ खुद उसके पास आ जाता। लेकिन चूंकि नीलकंठ राधा को ही पसंद करता था या राधा के ही आसपास रहता था, इसलिए वह राधा से चिढ़ती थी और उसे नुकसान पहुंचाती थी, उससे प्रहार करती थी। तो नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। और किसी भी जीव जंतु से उसने मित्रता नहीं की, किसी से भी उसने मेलजोल या बातचीत नहीं की, और किसी पक्षी को भी वह नीलकंठ के पास नहीं आने देना चाहती थी। समीप मने पास में। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाई बैठी रहती थी। वह पंखों में ही छिपा के रखती थी उनको। वह जानती थी कि जैसे उसके पंख और कलगी को नोच लिया गया, अगर इन बच्चों को देख लेगी या इन अंडों को देख लेगी तो ये कुब्जा उन्हें भी मार डालेगी, इसलिए वह उन्हें अपने पंखों में ही छिपाई रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। लेकिन जैसे ही कुब्जा को पता चला कि राधा ने अंडे दिए हैं और वह उनको छिपाकर बैठी रहती है, तो उसने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया उन अंडों पर से और फिर अंडे फोड़ दिए और अपने ठूंठ जैसे पैरों से सब और उनको बिखरा दिए। अंडे फोड़ दिए और उनके टुकड़े चारों तरफ छितरा दिए, मैंने फैला दिए, बिखेर दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। तब ये नित्य प्रतिदिन का, मतलब हमेशा का ये कलह और कोलाहल होने लगा। कलह मने क्लेश, लड़ाई, और कोलाहल मैंने शोर शराबा। इससे और इससे भी ज़्यादा, मतलब कलह क्लेश से तो घबराया नीलकंठ, लेकिन राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब वह खुश रहना ही उसका बंद हो गया, सारी खुशी उसकी खत्म हो गई, क्योंकि रोज़ तो वह झगड़े फसाद करती थी कुब्जा और फिर राधा को उससे दूर करती थी, तो बेचारे नीलकंठ की सारी खुशी मारी गई। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा और इससे बात से परेशान होकर वह जाली के घर से निकल करके भाग गया। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। लेखिका के घर में कई पेड़ भी थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, तो एक बार तो वह जाली के घर से निकल के भागा और कई दिन तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में ही छिपा बैठा रहा। आम का वृक्ष भी बड़ा घना होता है, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा, क्योंकि कई दिन तक भूखा प्यासा रहा, डरा हुआ रहा। परेशानी से बचने के लिए तो लेखिका ने पुचकार करके प्यार से उसे नीचे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा और एक बार लेखिका की खिड़की के शेड पर भी छिपा रहा। खिड़की पर जो ऊपर होता है ना छाया करने के लिए जो पट्टियाँ लगा रहता है, जो भी, उस पर वह छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। जब लेखिका दाना देने जाती थी उन सब पक्षियों को, तो हमेशा की तरह पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, जैसे वह पहले खड़ा होता था नृत्य की भंगिमा में। लेकिन उसकी चाल में थकान और आंखों में खालीपन रहता था। शून्यता माने खालीपन। उसके जीवन में एक उदासी आ गई थी, तो पहले जैसी खुशी, प्रसन्नता, रौनक
उसके हृदय में थी ही नहीं, इसलिए उसके चाल में भी थका हुआ सा दिखता था और आंखें भी खाली खाली रहती थी। अपने अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। लेखिका को क्या पता कि पक्षी कैसा व्यवहार करते हैं, थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन अब इन मोरों के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो अपनी इन अनुभवहीनता की वजह से उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और सब में मेल मिलाप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। आखिर उसने तो सोचा, लेखिका ने तो, कि धीरे धीरे इन सब में मेल हो जाएगा, मतलब कुब्जा का लड़ना भी बंद हो जाएगा और नीलकंठ राधा और इन सब में मेल मिलाप हो जाएगा और सब खुश रहने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3-4 महीने के उपरांत, मास मने महीने, उपरांत मने बाद में, तो 3-4 महीने के बाद जब एक दिन वे सवेरे उनको दाना देने गई तो देखा नीलकंठ पूंछ और पंख फैलाए हुए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को वह पंखों में छिपाकर बैठा रहता था। मेरे पुकारने पर भी, उसके न उठने पर, जब लेखिका ने उसे पुकारा फिर भी वह नहीं उठा तो उसे संदेह हुआ कि कुछ हो तो नहीं गया उसे। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। उन्हें जो संदेह हुआ वह सच में बदल गया कि वाकई नीलकंठ मर चुका था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उससे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। नीलकंठ मर चुका था। क्यों मर गया, कैसे मर गया, इसका उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है, क्योंकि न तो उससे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे जैसे शरीर पर, स्तबक मने गुच्छा, जैसे गुच्छ, फूलों के गुच्छे जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला है कि कोई चोट खा करके वह मर गया हो। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। महादेवी वर्मा इलाहाबाद रहती थी, है ना, तो वहीं पास में संगम, उसके संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए वे उसे, नीलकंठ को अपने शॉल में लपेटकर संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया मैंने बहाया गया, गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। मोर से वे कितना स्नेह करती थी, कितना लगाव हो चुका था कि जब उन्होंने गंगा की बीच धार में उसे बहने के लिए छोड़ा, प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से, पंखों में जो वो सुंदर चंद्रिका आकार के थे ना बने हुए चित्र, उनसे बिंबित प्रतिबिंबित होकर, मतलब उन पंखों में जो चंद्रिकाएं थी उनकी छाया उन लहरों पे पड़ी। गंगा की लहरों पर जब उनकी छाया पड़ी, बिंबित हुई वे चंद्रिकाएं, तो गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मोर के समान तरंगित हो उठा। तो ऐसा लगा जैसे गंगा का जो पूरा पाट है वो खुद एक विशाल मोर बन गया, क्योंकि उसके रंग लहरों से बिंबित होकर प्रतिबिंब पाट पर या घाट पर दिखाई दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। निश्चेष्ट मतलब वही बेजान और निर्जीव सी, बगैर कोई चेष्टा, कोई कुछ किए हुए वह कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। नीलकंठ कई बार वहाँ से भागा था, जब से वो कुब्जा आकर परेशान करी थी उसके बाद वह 3-4 बार भागा था और भागकर वापस लौट आया था। तो इस बार भी उसे यही था कि वह कहीं गया होगा तो वापस लौट के आएगा, इसलिए वह प्रतीक्षा के भाव से उसका इंतज़ार करती। प्रतीक्षा मने इंतज़ार करने के भाव से, द्वार मने दरवाजे पर दृष्टि लगाई रहती थी, दृष्टि मने नज़र लगाई रहती थी, दरवाजे की तरफ देखती रहती थी कि अब वह आ जाएगा या वापस आ जाएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, लेकिन कुब्जा ने शोर शराबे के साथ उसकी खोज ढूंढ प्रारंभ की, मतलब शुरू की कि भी वो कहाँ गया, उसको ढूंढना शुरू किया। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। और खोजने के क्रम में मतलब उसको ढूंढने के क्रम में कि कहाँ कहाँ उसे ढूंढे, इसलिए वह जाली का दरवाज़ा जैसे ही खुलता वह बाहर निकल आती थी और आम के, अशोक के, कचनार आदि के जो पेड़ थे उनकी शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी, क्योंकि वह जब भागता था उस जालीगर से तो इन पेड़ों की शाखाओं में ही छुपा रहता था। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। लेखिका ने कजली नाम की अल्सेशियन कुत्ती को भी पाल रखा था, तो जैसे ही वो आम से उतरी मोर को ढूंढते हुए कि वह अल्सेशियन जो कुत्ती थी कजली वह सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। सबसे वह लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, किसी से प्रेम या दोस्ती तो उसने की ही नहीं, अनावश्यक सबको परेशान करती थी। तो जो उसका स्वभाव था उसके अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः
कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। उसने कजली पर प्रहार किया तो कजली ने प्रतिक्रिया स्वरूप, परिणामतः फलस्वरूप उसके परिणाम के रूप में 2 दांत उसकी गर्दन पर गड़ा दिए या 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल मतलब कुब्जा का जो जीवन था, कलह क्लेश से भरा हुआ, शोर शराबे से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ, यह जीवन उसका बचाया न जा सका, अर्थात वह भी मर गई। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। और भी कई पशु और पक्षी उन्होंने पाल रखे थे, लेकिन इन तीन ही तरह के पक्षी थे ये, नीलकंठ, राधा और कुब्जा। तो उनकी प्रकृति मतलब पक्षियों का कैसा स्वभाव होता है और उनमें कितनी विभिन्नता होती है, हर पक्षी की अपनी प्रकृति होती है, इसका जो परिचय लेखिका को मिला वह उनके लिए विशेष महत्व रखता है, ताकि आगे पक्षियों को पालते समय वे स्वभाव को समझ करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी अपनी खुद की भी वे योजना रखेंगी। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। दुकेली मने 2, है ना, अकेली तो होती है, वो दुकेली, नया सा शब्द प्रयुक्त किया है लेखिका ने कि राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है, क्योंकि वह उसका इंतज़ार करती है, उसे ये नहीं पता कि वह मर चुका है, और वह प्रतीक्षा करती है, अपने साथ उसका एहसास करती है, यह अनुभव करती है कि नीलकंठ उसके साथ है, इसलिए वह प्रतीक्षा करती हुई दुकेली है, अकेली नहीं है, दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। आषाढ़ के महीने में जब आकाश बादलों से भर जाता है, मेघाच्छन्न होना मतलब मेघों से ढक जाता है, मेघ धन आच्छन्न, मेघ मने बादल और आच्छन्न मने ढक जाना। तो जब आषाढ़ महीने में आकाश बादलों से ढक जाता है, आषाढ़ से ही तो बरसात की ऋतु शुरू होती है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तब वह बुलाती, उसे पुकारती है कि जैसे वह झूले पर बैठा हो तो आ जाए, अशोक की डाल में छुपा हो तो आ जाए। ठीक है, पाठ समझ में आया होगा आपको। प्रारंभ कितना प्रसन्नता के साथ हुआ, लेकिन अंत कितना मर्म स्पर्शी है। पूरा रेखा चित्र जो है बड़ा ही मार्मिक बन पड़ा है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए और उनकी प्रकृति को, उनके स्वभाव को समझना चाहिए। वे कितने बुद्धिमान होते हैं, वे भी बुद्धि रखते हैं। यूँ कहा जाता है कि बुद्धि केवल मनुष्य में होती है, लेकिन ये पाठ पढ़ के आपको अनुभव हुआ होगा कि पक्षियों में भी बुद्धि होती है और वे अपनी बुद्धि से ही प्रेरित होकर के सब तरह का व्यवहार करते हैं। तो हमें भी अपने आसपास जो भी पक्षी या पशु होते हैं उनके प्रति एक सहृदय भाव रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कभी चोट वगैरह लगी हो तो उनकी देखभाल करनी चाहिए, दाने पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और उन्हें हिंसक पशु पक्षियों से बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थोड़े से प्रश्न वगैरह मैं समझा देती हूँ, पूरे जवाब तो नहीं दूंगी, थोड़ा सा आपको संकेत दे दूंगी ताकि आपके लिए प्रश्न करना आसान हो जाएंगे। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर का नाम जैसे उसके रंग रूप को देख करके, है ना, उनके नृत्य भंगिमाओं को देख करके, और मोरनी का नाम भी वह नीलकंठ के साथ रहती थी बराबर, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। और मोर का नाम उसके कंठ का जो रंग था, उसका जो रंग रूप था, उसके आधार पर उसका नाम नीलकंठ रखा गया। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जब लेखिका ने लाते ही तो उसे अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रखा, और कुछ दिन बाद जब वे थोड़े से विश्वस्त हो गए, आश्वस्त हो गए लेखिका के प्रति, और तब लेखिका ने उन्हें झाली घर में छोड़ा जहाँ और भी पक्षी थे। तो वहाँ सब पक्षियों ने कैसे स्वागत किया, सभी खुश हुए। कबूतर गुटरगू करने लगे, खरगोश भी उनको देखने लगे, निरीक्षण करने लगे। इस तरह सभी पक्षियों ने अलग अलग तरह से उनका स्वागत किया। और किस प्रकार किया? जैसे एक नई वधू का, नई दुल्हन का अपने घर में स्वागत होता है, वैसे ही उस झाली घर में उन दोनों मोर के बच्चों का स्वागत हुआ। सबके मन में उनके प्रति जिज्ञासा जाग गई। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी? वह गर्दन ऊंची करके देखता था, फिर गर्दन नीची करके दाना चुगता था, और जिधर से भी आवाज़ आती थी उस तरफ गर्दन को टेढ़ी करके देखता था। और उनकी हथेली पर रख करके वो जब दाना उसके पास चुगाने के लिए उनको आती थी तो वह कितनी कोमलता से और हौले हौले, मतलब बहुत ही धीमे धीमे और कोमलता से उनके हथेली पर से दाने उठा करके खाता था और गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनता था।
और बादलों की गर्जना होने पर जब बादल गरजते थे और लगता था कि वर्षा होने वाली है तो इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करने लगता था। और जब भी लेखिका जालीगर के पास आती थी तब भी वह मंडलाकार में अपने पंखों को फैला करके नृत्य की भंगिमा में आ जाता था। ठीक है, तो लेखिका को नीलकंठ की ये सभी चेष्टाएं बहुत ही भाती थी। वह जालीगर के पक्षियों का भी सेनापति और संरक्षक बनकर के उनके प्रति व्यवहार करता था। सबको जब दाना चुगाने के लिए वह इकट्ठा ले जाता था तो उनकी सुरक्षा के लिए चारों ओर घूमता रहता था और उन्हें प्यार भी बहुत करता था, दंडित भी करता था। तो इस तरह की सभी चेष्टाएं लेखिका को बहुत ही अच्छी लगती थी। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। ये उस वक्त ये घटना हुई कि भाई वे बड़े ही आनंद से उत्सव की तरह अपना जीवन बिता रहे थे कि अचानक एक दिन लेखिका वापस उस एरिया में गई, उस क्या नाम था, क्या शब्द था, जिधर बड़े मियाँ की दुकान थी पक्षियों की, उस एरिया में गई। हालांकि उनको पक्षी वक्षी खरीदना नहीं था, लेकिन एक मोर जिसके पंजे टूटे हुए थे तो उनका दिल पिघल गया और बड़े मियाँ ने भी उसके बारे में बताया तो वे उसे लेकर के आ गई और वे कुब्जा, उसका नाम कुब्जा रखा और वह सही में अपने नाम के जैसे ही स्वभाव वाली निकली और वह राधा और नीलकंठ से लड़ती रहती थी। नीलकंठ से प्रेम करती थी लेकिन राधा उसके समीप जाए तो वो राधा को बड़ी चोट पहुंचाती थी और कष्ट पहुंचाती थी। तो इस तरह उन दोनों के जीवन के आनंद में और प्रेम में कुब्जा एक बाधा के रूप में आई और अंत भी इसी वजह से उनके प्रेम पूर्ण जीवन का अंत भी हुआ और आखिरकार नीलकंठ की भी मृत्यु हो गई। ठीक है। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था, क्योंकि बसंत ऋतु में जब आम के पेड़ों पर मंजरियां लद जाती थी और अशोक वृक्ष भी जब अपने फूलों से भर जाता था तब नीलकंठ को वह बाहर का जो वातावरण होता था पल्लवित और पुष्पित वृक्षों को देख करके उसका बाहर घूमने का, नाचने का मन करता था। इसलिए वह जाली घर में रहना उसके लिए असहनीय हो जाता था और जाली घर से निकलने का प्रयास करता था तो लेखिका उसे बाहर छोड़ देती थी। ठीक है। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। सभी जीव, सभी पक्षी एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहते थे, लेकिन कुब्जा अपने नाम के अनुरूप ईर्ष्या द्वेष वाली थी, लड़ाकू थी, झगड़ालू थी, कलह करती थी, इसलिए वह किसी से मित्रता नहीं कर पाई। ठीक है। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जब खरगोश को नीलकंठ ने देखा, सांप के मतलब खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह में देखा तो उसने सांप की गर्दन पर प्रहार किया, एकदम फन के नज़दीक से नहीं, थोड़ा दूर जा कर के, ताकि प्रहार किया, बार बार इतना प्रहार किया चोंच से कि वह चोटिल हो गया और उसके मुंह से खरगोश का बच्चा बाहर निकल पड़ा। इस घटना को देखकर हमें क्या लगता है कि नीलकंठ कितना विवेकवान था और कितना सजग था, सतर्क था। जबकि वह उस वक्त सो रहा था, लेकिन धीमी धीमी चींची की आवाज़ सुनकर के भी वह सावधान हो गया और बड़ी फुर्ती से सांप के पास आ गया दौड़ के और उसे बचा लिया। दयालु था, प्रेम करने वाला था, है ना। तो ऐसे गुणों की पता चलता है, उसकी ऐसी विशेषताओं का पता चलता है कि वह बड़ा ही दयालु था, फुर्तीला था, प्रेम करने वाला था, और बड़ा हिम्मत वाला था, सभी से प्रेम से मेलझोल करके रहता था और सभी की सुरक्षा का भी वह ध्यान रखता था। ठीक है। और महादेव वर्मा को भी कितना सम्मान देता था और उनके साथ जो भी अतिथि आते थे उन सभी का भी वह सम्मान करता था। अच्छा, इस घटना के आधार पर पूछी थी तो वो दयालु था, सतर्क था, है ना, और प्रेम करने वाला जीव था। ठीक है। ये विशेषताएं आपको लिखनी है इस प्रश्न के अनुसार। यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। रेखा चित्र, रेखा चित्र, इस शब्द का जो अर्थ है ना, रेखाओं के द्वारा चित्र बनाना, वैसे ही जो ये रेखा चित्र हमने पढ़ा वह शब्द रूपी रेखाओं के द्वारा नीलकंठ का ऐसा चित्र खींचा गया कि हमारे सामने उसका रूप साकार हो गया। अर्थात रेखा चित्र किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, उसका शब्दों के माध्यम से इस तरह से उनका चित्रण करना या उनको चित्रित करना या उनका चित्र हमारे सम्मुख व्यक्त करना कि हमारे सामने उसका रूप और आकार साकार हो जाता है। ठीक है। वो रेखा चित्र बड़ा भावपूर्ण होता है, मर्मस्पर्शी होता है, जैसा कि ये नीलकंठ है ना। ऐसे ही सभी रेखा चित्र होते हैं। महादेव वर्मा ने कई संस्मरण और रेखा चित्र लिखे हैं। हर संस्मरण भी रेखा चित्र है। जैसे गौरा, मैंने काफ़ी पढ़े, अभी एकदम से सूझ नहीं रहे मुझे। घीसा, गौरा एक गाय को लेकर के था और घीसा एक बच्चे को लेकर के है। भक्तिन
और भी कई रेखा चित्र हैं, संस्मरण है, संस्मरणों में ही रेखा चित्र सम्मिलित हैं। ठीक है, तो पक्षियों से संबंधित आप पढ़ना। वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर आते हैं तब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। आपके आसपास कहीं मोर हो या बरसात की ऋतु में कहीं मोर नजर आए तो आप देखिए। पुस्तकालय में ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोजकर पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको प्रयास करके करने हैं कि लाइब्रेरी में जाएं और ऐसी किताबें लें जिनमें वर्षा ऋतु और मोर के बारे में कहानियाँ, कविताएं वगैरह हो, है ना। निबंध में अनुमान और कल्पना। निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी है, मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। इन्हें तो छोड़ते हम, अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न। भाषा की बात पर आते हैं। रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। रूप से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप, तो ऐसे ही ये गंध है, जैसे सुगंध, दुर्गंध, सौगंध, है ना, आदि शब्द बन जाते हैं। सौगंध, दुर्गंध, सा, हाँ ठीक है। और रंग, रंग से जैसे सुरंग, बदरंग, सारंग, नवरंग। फल, सफल, विफल, निष्फल, है ना। और फलदार, ज्ञान, ज्ञान जैसे अज्ञान, विज्ञान, संज्ञान। तो इनमें उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हम शब्द बना सकते हैं। ये उपसर्ग लगा के बने हुए रूप के साथ कु, स्व, बहु, तो हमें भी इन शब्दों से ज़्यादातर उपसर्ग लगा करके ही शब्द बनाने हैं। उपसर्ग मतलब शब्द का वह अंश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसका रूप बदल देता है, ये उपसर्ग है ना। तो रूप में कु उपसर्ग लगा, स्व उपसर्ग लगाया, बहु उपसर्ग लगाया और शब्द बनाए हैं। वैसे ही गंध, रंग, फल और ज्ञान में उपसर्ग लगा करके या किसी शब्द का अंश जोड़ करके हमें शब्द का निर्माण करना है। विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के ए के मिलने से या हो गया है ना। विस्मय और अभिभूत ये दो शब्द है। विस्मय का अंतिम जो वर्ण है यह है और अभिभूत का जो पहला वर्ण है ए है, दोनों मिलकर के या हो गए हैं। ए आदि वर्ण है, मतलब ए प्रारंभिक वर्ण है, शुरुआती वर्ण है। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त है। जितने भी वर्ण हैं, जितने भी वर्ण की ध्वनियाँ, उन सब में ए व्याप्त है। बगैर ए के हम किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। बिना स्वर के संयोग के हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। तो ए सभी वर्णों और व्यंजनों में व्याप्त है। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे क हलंत वाला है तो हम इसका उच्चारण भी नहीं कर सकते। आधा क है, ये हलंत लगा दिया क के नीचे तो ये आधा क हो गया। और आधे वर्ण को हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। उसमें जब ए लगता है और वह क बन गया, हलंत हट गया और क बन गया, तब हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। ए की मात्रा के चिन्ह ए की मात्रा के चिन्ह पाई से आप परिचित हैं। ए की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है। जैसे मंडल, धन, आकार, तो मंडल इसमें आ की मात्रा लग करके वह बन गया मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर, संधि मैंने जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है। और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर यानी तोड़ने पर, अलग करने पर वापस मंडल और आकार दोनों अलग हो जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। नील, धन, आभ, तो इसका संधि हो जाएगा, संधि होगी नहीं है यहाँ पे। नील, धन, आभ का नीलाभ, और नव, धन, आगंतुक का नवागंतुक, और विग्रह सिंहासन का विग्रह है सिंह, धन, आसन, और मेघाच्छन्न का विग्रह है मेघ, धन, आच्छन्न। ठीक है, समझ में आया? आपको पाठ समझ में आ गया होगा। प्रश्न भी थोड़े समझ में आए होंगे। मैंने संकेत कर दिया है जवाबों के, बाद में आपको जवाब पुस्तक में से, कहानी में से देख करके लिखने हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।